हेलो दोस्तों, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था सिंचाई सिंचाई की विधियां, सिंचाई क्या होती है और फसल की जल मांग क्या होती है। ये वाले टॉपिक अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। और पौधे में सिंचाई कब करें, जिसमें से अपन ने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा था पौधे के आधार पर। किसके आधार पर बेटा जी? पौधे के आधार पर। उसमें अपन कंटिन्यू दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, नमी के आधार पर। नमी के आधार पर, नमी के आधार पर पौधे में सिंचाई कब करें। इसमें आते हैं पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि होती है बेटा ग्रेविमेट्रिक विधि। कौन सी? ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? मृदा का नमूना लिया जाता है। मृदा का नमूना लिया जाता है और उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। मृदा का नमूना लेकर क्या करते हैं? भार ज्ञात कर लेते हैं और उस मृदा को हीट ओवन में, गर्म ओवन में रखा जाता है। लगभग रखा जाता है 24 से 48 घंटे तक। कितने? 24 से 48 घंटे तक रखा जाता है। और ओवन का जो तापमान रहता है, 105 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और मृदा नमूने को 24 से 48 घंटे के लिए क्या करते हैं? उसमें रख लिया जाता है। और उसके बाद क्या कर लिया जाता है? जो भार होता है उसको नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? नोट कर लेते हैं भार को। इसके लिए अपन सूत्र लिख सकते हैं, गीली मृदा माइनस सूखी मृदा अपॉन सूखी मृदा अपॉन सूखी मृदा इंटू 100। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारा आएगा नहीं। कभी पूछ ले कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए बेटा। एक पढ़ते हैं प्रत्यक्ष में ग्रेविमेट्रिक और एक पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक। कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक विधि। फर्स्ट विधि होती है ग्रेविमेट्रिक, जिसमें मृदा का नमूना लिया जाता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वॉल्यूमेट्रिक विधि ये होती है आयतन के आधार पर, और ग्रेविमेट्रिक जो होती है भार के आधार पर होती है। दोनों विधि सेम होती है, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है? गीली मृदा माइनस सूखी मृदा अपॉन सूखी मृदा इंटू 100 इंटू बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को भी पास में क्या कर लिया जाता है? मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। बाकी सेम ओवन में, इसको भी ओवन में क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। नमी की मात्रा को हटाया जाता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले आते टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर टेंसियोमीटर द्वारा क्या किया जाता है बेटा? मृदा की नमी को मापा जाता है। मृदा की
नमी को मापा जाता है। मृदा की नमी को मापा जाता है और इस टेंसियोमीटर का उपयोग अपन रेतीली मृदा में करते हैं। रेतीली मृदा में किया जाता है, काली मृदा में नहीं किया जाता है। क्यों बेटा? जब मृदा में नमी कम होती है, मृदा सूखती है, तो काली मृदा में क्या दरारें पड़ जाती है? क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इसलिए काली मृदा में इसका उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि क्या होती है? काली मृदा सूखने के बाद उसमें क्या पड़ जाती है? दरारें। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। काली मृदा सूखने के बाद क्या होती है? उसमें दरारें पड़ जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कभी पूछ ले टेंसोमीटर द्वारा मृदा की नमी ज्ञात की जाती है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगा देना। बाकी बी नंबर पे अपन पढ़ते अप्रत्यक्ष में जिप्सम ब्लॉक विधि। जिप्सम ब्लॉक विधि, इसमें बेटा मृदा के विद्युत प्रतिरोधकता क्या मापी जाती है? मृदा की विद्युत प्रतिरोधकता मापी जाती है। मापी जाती है। मृदा की विद्युत प्रतिरोधकता मापी जाती है। मृदा में कहेगी मृदा में नमी कम होगी, मृदा में नमी कम होती, कम होगी तो विद्युत विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये हो गए अपने चार विधियां, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या अपन बोल सकते हैं जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी? जिप्सम ब्लॉक विधि। अब अपन पढ़ते हैं जलवायु के आधार पर सिंचाई कब करें। जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर बेटा इरिगेशन वाटर अनुपात, इसको बोला जाता है वाष्पीकरण। इरिगेशन वाटर, और इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव पान इवेपो इवेपो इवेपो
ट्रांसपीरेशन, इवोपोट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहा जाता है। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अपन लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं फसल और एक तरफ लिखते हैं IW अनुपात या CPE अनुपात, IW अनुपात। सबसे पहले अपन लिखे धान। धान का जो IW अनुपात होता है वो होता है 1.2। कितना होता है, 1.2। यही बात करें कुसुम, कुसुम का जो होता है 0.4 होता है। ये होता है सर्वाधिक धान का, सर्वाधिक होता है धान का। फिर न्यूनतम होता है कुसुम का, तम होता है कुसुम का। इन दोनों पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा दे। बाकी और फसलों का भी है, लेकिन बेटा पूछा जाएगा तो इन दोनों का ही पूछा जाएगा तुम्हें, क्योंकि न्यूनतम कौन सा होता है और अधिकतम कौन सा होता है। अब पढ़ते हैं अपन जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता क्या होती है, प्रति इकाई शुष्क पदार्थ बनाने के लिए, प्रति इकाई शुष्क पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा को जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवश्यक जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। वाटर यूजेज इफिशियंसी, वाटर यूजेज इफिशियंसी, ये अपन लिख सकते हैं प्रति इकाई शुष्क पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक जल का उपयोग, जल उपयोग दक्षता कहलाता है, दक्षता कहलाता है, जल उपयोग दक्षता कहलाता है। जल उपयोग दक्षता कहलाता है। अब अपन एक तरफ लिखते हैं फसल और एक तरफ लिखते हैं वाटर यूजेस इफिशियंसी, वाटर यूजेस इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता। सबसे पहले अपन लिखे रागी। रागी की जो जल उपयोग दक्षता होती है 13.4 होती है, 13.4 होती है। यही बात करें अपन गेहूं, गेहूं की जल उपयोग दक्षता जो होती है 12.1 होती है, 12.1 होती है। बारह पॉइंट एक होती है। यही अपन कहे कि धान, धान की जो होती है 3.7 होती है, जल उपयोग दक्षता 3.7 होती है। ये होती है इनकी जल उपयोग दक्षता। इस रागी वाले को इंपॉर्टेंट लगाना और धान वाले को इंपॉर्टेंट लगाना। बाकी फसलों की भी होती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रागी और धान को इंपॉर्टेंट लगाना। ये होती है सर्वाधिक और ये होती है न्यूनतम, न्यूनतम होती है।
इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा। इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो तुम। वाटर यूजेज इफिशियंसी इज इक्वल टू यील्ड, उपज अपॉन ईटी, इवोपो ट्रांसपिरेशन, इवोपो ट्रांसपिरेशन। या वाष्पो वाष्पीकरण, वाष्पो वाष्पीकरण, वाष्पो वाष्पीकरण। अब अपन पढ़ते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां। जिसमें अपन पढ़ते हैं सतह विधि, सतह विधियां, और दूसरी पढ़ते हैं अधोसतह, अधोसतह विधि, अधोसतह विधियां। सतह विधि में जो विधि आती है, सतह विधि में जो विधियां आती है वो आती है, सबसे पहले आती है प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, प्रवाह विधि। दूसरी जो आती है क्यारी विधि, क्यारी विधि। इसको उत्पल्लवन विधि भी बोलते हैं, उत्पल्लवा विधि भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? उत्पल्लवा विधि भी कहा जाता है। तीसरी विधि जो आती है वो आती है कुंड विधि या फरो मेथड, फरो मेथड। और चौथी जो विधि आती है चौथी जो विधि आती है वो लिखते हैं अपन थाला विधि। कौन सी लिखते हैं? थाला विधि, बेस। तीसरी जो पांचवी जो विधि लिखते हैं वो लिखते हैं वलय, वलय विधि, रिंग मेथड, रिंग मेथड। छठी जो विधि लिखे केबलिगेशन विधि, और सातवीं केरुगेशन, केरुगेशन विधि। और आठवीं विधि लिखे तो रेला, जिसको सर्ज विधि के नाम से जाना जाता है, सर्च विधि भी कहा जाता है इसको। और दो विधियां और अपनी बच गई। कौन सी बेटा? एक तो बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस विधि को टपका विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टपका या ट्रिंकल, ट्रिंकल विधि। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिंकल विधि को किस विधि के नाम से ट्रिंकल विधि को जाना जाता है? बूंद बूंद सिंचाई विधि को क्या कहा जाता है? ट्रिंकल विधि, या इसको ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन एक और पढ़ते हैं इसमें फवारा, फवारा
विधि, स्पिगलर विधि, फवारा या स्पिगलर विधि। ये विधियां अपन पढ़ते हैं सतह विधियों में। किसमें पढ़ते हैं? सतह विधियों में। अब आती है बात अधोसतह की। अब बात आती है अधोसतह की। अधोसतह में क्या किया जाता है बेटा? भूमि के अंदर कृत्रिम संरचना से क्या डाले जाते हैं? पाइप डाले जाते हैं। भूमि के अंदर 30 से 75 सेंटीमीटर, 30 से 75 सेंटीमीटर गहराई में क्या किए जाते हैं? पाइप डाले जाते हैं। और ये विधि जो अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है नारियल एवं सुपारी के बगीचों में। यह विधि भारत में केरल एवं कर्नाटक में अपनाई जाती है। केरल एवं कर्नाटक में अपनाई जाती है। इसमें से इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगे देना, कभी पूछेंगे। या इसकी गहराई वाली लाइन को, पाइपों को कितनी गहराई में डाला जाता है? पाइपों को कितनी गहराई में डाला जाता है? 30 से 75 सेंटीमीटर की गहराई में क्या किया जाता है? पाइपों को अंदर भूमि में कृत्रिम संरचना से डाला जाता है और फिर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है बेटा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक एक विधियों, जिसमें प्रवाह विधि आ गई, उत्प्लवन विधि आ गई, या कुंड विधि, क्यारी विधि, थाला विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बाकी ये क्लास अपन यही खत्म करते हैं। कल से नेक्स्ट आगे जो विधियां हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक जय हिंद, जय भारत।